हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडेबल स्टडी पॉइंट में। और मैं हूं राजिद और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं बिहार बोर्ड 12th क्लास 100 मार्क्स हिंदी का पदखंड का 8 चैप्टर उषा, जो शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है। इसी कविता का आज मैं भावार्थ बताने वाला हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया है, तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ओके, तो बिना समय बर्बाद किए चलते हैं चैप्टर पर। तो देख लीजिए, जो उषा चैप्टर है वो शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है। ठीक, शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है। आगे चलिए देख लेते हैं। यही है शमशेर बहादुर सिंह का चित्र है, यानी फोटो है। तो लेखक का नाम तो आप लोग को पता ही चल गया है कि शमशेर बहादुर सिंह है लेखक का नाम। चलिए आगे देख लेते। इनका जन्म जो है कि 13 जनवरी 1911 में इनका जन्म हुआ था और निधन 1993 में हो गया था। ओके, जन्म हुआ था 13 जनवरी 1911 और निधन 1993 में हो गया था। इनका जन्म स्थान देख लीजिए, देहरादून उत्तराखंड। ठीक, देहरादून उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है, इनकी माता का नाम प्रभुदेवी था और पिताजी का नाम तारिफ सिंह था। ओके, तारिफ सिंह इनके पिताजी का नाम था। चलिए इनका जीवन परिचय जान लेते हैं कि यानी इनका पारिवारिक जीवन कैसा था। तो इनका पारिवारिक जीवन में हुआ कि 1929 में धर्म देवी से विवाह हुआ। ठीक, और धर्म देवी से विवाह होने के कुछ साल बाद यानी 1933 में पत्नी की मृत्यु हो गई। ओके, यानी इनका जो विवाह हुआ था, इनका विवाह 1929 में हुआ था, लेकिन उसी के कुछ साल बाद 1933 में इनकी पत्नी का मृत्यु हो गया था और इनकी पत्नी का नाम था धर्म देवी। ओके, चलिए आगे जान लेते हैं इनकी कृतियाँ क्या है। तो इनकी कृतियाँ है दूसरा सप्तक, जो 1951 में लिखा गया था। ओके, दूसरा सप्तक। दूसरा है कृति की कुछ कविताएं, जो लिखा गया था 1959 में लिखा गया था। कुछ और कविताएं 1961 में। चूका भी नहीं हूँ मैं, चूका भी नहीं हूँ मैं 1975 में। इतने पास अपने 1980 में। उदिता 1980 में भी लिखा गया है। बात बोलगी 1981 में। और काल तुझसे होर है मेरी 1982 में। ओके, तो ये इनकी कृतियाँ थी। चलिए उषा चैप्टर पर आते हैं। देख लीजिए, जो आपका उषा चैप्टर है, ये चैप्टर जो उषा आपका लिखा गया है, ये शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है। ओके, शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसमें आप जानिएगा कि उषा का मतलब क्या होता है। तो देखिए, ये जो आपको चित्र दोनों तरफ दिख रहा है, या समझ गए होंगे कि सुबह जो प्रातः काल होता है, सूर्योदय होता है, तो उस समय क्या होता है कि सूर्य एकदम लाल लाल हो जाता है, आसमान एकदम लाल हो जाता है। ठीक, यानी सुबह होते हुए और रात खत्म होते हुए का जो सीन होता है, उसी को कहा जाता है उषा। उसी को क्या कहा जाता है? उषा कहा जाता है। कि रात खत्म हो रहा है और सुबह स्टार्ट हो रहा है, उसी के समय को, बीच के समय को उषा कहा जाता है। और उषा अपना कैसे रंग बिखेरती है आसमान में, आकाश में, उसी का वर्णन यहाँ पर शमशेर बहादुर सिंह ने इस कविता में उषा में किया है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कविता का कुछ पंक्तियों का। पहला पंक्ति का अर्थ। ओके, इतना का अर्थ देख लेते हैं कि प्राप्त नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। ओके, कहने का तात्पर्य है कि प्राप्त नभ था बहुत नीला शंख जैसा, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला है। ओके, गीला पड़ा है। तो देख लीजिए इसका भावार्थ क्या है कि प्रस्तुत पंक्तियां उषा कविता से
लिया गया है, जिसमें शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा रचित है। इन पंक्तियों के माध्यम से शमशेर बहादुर सिंह प्राप्त सूर्योदय से पहले सुबह की बेला यानी उषा के बारे में वर्णन किया है। आकाश एकदम नीला था, स्वच्छ भी था। ओके, यहाँ पर इस पंक्ति में कहने का तात्पर्य है कि जो सुबह की बेला यानी सूर्योदय से पहले का जो बेला है उषा, उस समय आकाश एकदम नीला था और एकदम स्वच्छ भी था। ओके, उसके लालिमा के माध्यम एक उजाला हल्की सी दिखाई देने लगा था। ओके, और जब सूर्य निकलता है तो उस समय अंधेरा को चीरते हुए सूर्य की पहली किरण जो हमारे पृथ्वी तक आती है, तो उससे क्या पता चलता है कि इस लालिमा के बीच में से एक ठो सफेद प्रकाश हमारे तक पहुंच रही है। ओके, फिर आगे है कि उस प्राप्त कालीन बेला में आकाश ऐसा आभासित हो रहा था मानो राख से लिपा हुआ कोई गीला चौका है। ओके, यानी लिपा हुआ का मतलब तो आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक। बिहार बोर्ड से तो ये लिपा हुआ का मतलब समझ गए होंगे कि लिपना यानी मट्टी का घर होता है या मट्टी का चूल्हा होता है तो उसको लिपा जाता है राख से। तो ये बोल रहा है कि जो आकाश जो है सुबह की बेला उषा के समय सुबह होने से पहले आकाश एकदम नीला है, एकदम नीला छाया हुआ है, आकाश में एकदम नीलापन छाया हुआ है और आकाश एकदम स्वच्छ लग रहा है देखने में। और जब सूर्य निकलता है धीरे धीरे तो उस समय आकाश में एकदम लालिमा छाया रहता है और उसके मध्य से एक हल्की सी उजाला आती है यानी उजली किरण आती है जो हम लोग के पास पहुंचती है। और इस सब को देखकर लेखक को ऐसा प्रतीत होता है मानो कि एक चौका है जिसको राख से लिपा गया। ओके, और उसका गीलापन अभी तक सूखा नहीं है, वो चौका अभी तक गीला ही है जो राख से लिपा गया। ओके, वैसा प्रतीत होता है, आभासित लगता है लेखक को। उस समय का बेला जो होता है उषा की बेला उस समय लगता है लेखक को। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धूप गई हो स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। ओके, तो चलिए इसका भावार्थ देखते हैं। देखिए, खड़िया का मतलब तो समझ रहे होंगे कि चौक होता है। ओके, और सील मतलब होता है पत्थर। ओके, तो यहाँ पर पत्थर और खड़िया का जिक्र किया हुआ है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो इतना बात तो आपको हमेशा लिखना ही है, इतना बात कि प्रस्तुत पंक्तियां उषा कविता से ली गई है जिसे शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा रचा गया है। इस पंक्ति के माध्यम से शमशेर बहादुर सिंह प्राप्त सूर्योदय से पहले सुबह की बेला यानी उषा के बारे में वर्णन किया है। ओके, इतना बात आपको हर पंक्ति के भावार्थ से पहले लिखना है। ओके, चलिए अब मेन बात जान लेते हैं कि मेन बात क्या है। कि कविता में कवि कहते हैं कि प्राप्त कालीन बेला ऐसा लग रहा है जैसे एक काली सील का मतलब होता है काला पत्थर, ठीक है ना। यानी हम लोग के घर में जब मशीन नहीं था, मिक्सर मशीन नहीं था, तो सिलौटा पर पीसा जाता था ना मसाला, तो उसी को कहते हैं काली सील। ओके, तो क्या होता था कि काली सील को रंग आने के लिए लाल केसर से धो दिया हो, यानी लाल रंग का जो केसर होता है, ठीक है ना, यानी लाल रंग का एक पत्थर होता है, पत्थर का चूर्ण होता है, उससे उसका रंग आने के लिए उसको धोआ जाता था, ठीक। तो वही यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो ऐसा मानो कि प्रतीत हो रहा है कि काली सील लाल केसर से धो दिया हो अथवा स्लेट पर लाल खड़िया चाक कोई मल दी हो। ओके, मल दी हो यानी कहने का मतलब कि हम लोग स्लेट पर लिखते थे तो स्लेट पर क्या होता था, कभी कभी लाल चौक भी आता था, तो उस लाल चौक से खड़िया से मानो ऐसा कि मल दिया। आसमान में ऐसा लालिमा छाया हुआ है कि प्रतीत होता है कि मानो कोई काली सील पर, यानी जो रात हुआ है, रात में जो काला काला अंधेरा था, उस अंधेरे को चीरते फाड़ते ऐसा प्रतीत हो रहा है कि काली सील पर कोई लाल केसर से धो दिया हो। ओके,
या ऐसा मानो कि काला स्लेट पर कोई लाल खड़िया चाक मल दिया हो। ओके, ऐसा आसमान प्रतीत हो रहा है यहाँ पर। काला आसमान को स्लेट और पत्थर का भांति बताया गया है, और उसमें जो सूर्य की किरण, लाल सूर्य की किरण, जो सुबह का सूर्य का किरण होता है लाल लाल एकदम, उसको लाल केसर या लाल चौक कहा गया। ओके, खड़िया चौक कहा गया। ओके, फिर आगे है कि अर्थात कवि ने प्रातःकालीन उषा की लालिमा को दिखाने का प्रयास किया है। और यहाँ पर मैंने बताया कि यहाँ पर लाल खड़िया चौक, ठीक है ना, या लाल केसर, यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये जो है कि सुबह कालीन का जो उषा का लालिमा है उसको यहाँ पर बताया गया है। ओके, तो आशा करता हूँ कि भावार्थ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही है। ओके, यहाँ पर कह रहा है कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो। ओके, इसका कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर जो सूर्य निकल रहा है ऐसा मानो कि झील से कोई अप्सरा नहाकर, कोई सुंदरी नहाकर निकल रही है। तो चलिए इसका भावार्थ देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। कि कवि कहते हैं कि नीला आकाश मानो नीले जल की भांति प्रतीत हो रहा है। जो नीला आकाश है हमारा वो कैसा प्रतीत हो रहा है? नीले जल के तरह, यानी समुद्र के जल के तरह प्रतीत हो रहा है। ओके, और सूर्य आकाश में ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई सुंदरी नील जल से बाहर आ रही हो और उसके गोरे रंग की आभा चारों तरफ फैल रहा हो। ओके, यानी कहने का तात्पर्य है कि जो नीला आसमान है, यहाँ पर नीला आसमान जो है, सूर्य का किरण जो उस पर पड़ता है, यानी सूर्य जब निकलता है, सूर्योदय होता है, तो यहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपका जो नीला आकाश है वो नीले जल की भांति प्रतीत होता है। ओके, और जो आपका सूर्य है वो सूर्य आकाश से जब निकलता है तो उसकी लालिमा बिखेरते हुए निकलता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कोई सुंदरी नील जल से नहाकर बाहर निकल रही है। ओके, तो और वो जब निकल रही है तो उसका गोरा रंग, कैसे कोई सुंदरी का गोरा रंग क्या होता है कि वो चारों तरफ फैलता है, चारों ओर के लोगों को आकर्षित कर देता है, वैसी गोरा रंग का आभा अपने चारों ओर फैला रही है। जैसे कि सूर्य का प्रकाश चारों तरफ आकाश में फैल जाता है सूर्योदय के बाद, उसी तरह से यहाँ पर दर्शाया गया है। तो यहाँ पर भी क्या किया गया है कि जो उषा की बेला है उसको, उसके लालिमा को दर्शाने का प्रयास किए यहाँ पर कवि। चलिए आगे देख लेते हैं। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। यानी अब यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि जो हम लोग को आभास होता था कि कोई नीले जल के पानी से कोई अप्सरा, कोई सुंदरी नहाकर निकल रही है, तो जैसे ही सूर्य का पूरा उदय हो जाता है, सूर्य पूर्णतः बाहर निकल आता है, तो हम लोग का ये क्या होता है कि जादू टोना, ये हम लोग का आभास टूट जाता है। हम लोग को रियल दिखने लगता है कि वो यहाँ पर सूर्य निकला है, न कि कोई समुद्र से सुंदरी नहाकर। ओके, तो चलिए इसका भावार्थ जान लेते हैं। कि कवि कहते हैं कि प्रातःकालीन समय सतरंगी होता है और आकाश राख से लिपे हुए चौके की तरह प्रतीत होता है, लेकिन सूर्योदय के बाद उषा रूपी सुंदरी की लालिमा और नीलिमा वाली शोभा नष्ट हो जाती है, अर्थात उषा का जादू खत्म हो जाता है। ओके, यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो प्रातःकालीन समय होता है, सुबह का जो समय होता है, प्रातःकालीन जो समय होता है, उस समय ऐसा मानो कि इस आसमान सतरंगी होता है। ओके, और आकाश ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि मानो कि राख से इसको लिप दिया गया हो, राख से इसे लिपा चौका के तरह ये प्रतीत होता है। ओके, और जब इससे सूर्य का प्रकाश बाहर निकलता है तो मानो कि कोई सुंदरी जो है से कि इस नीले आसमान के पानी से, नीले जल के समुद्र से पानी से नहाकर बाहर आ रही है, और उसका
नीलिमा चारों ओर फैलता है। लेकिन जैसे ही सूर्योदय होता है, सूर्योदय होने से क्या होता है कि ऐसा मानो कि उषा का जादू अब खत्म हो गया। ओके, यानी उषा का जादू टूट गया हो, उसका जादू टोना खत्म हो गया हो। जैसे कि सूर्य बाहर निकल जाता है पूर्णतः, तो पूरा आकाश उजला उजला मतलब सफेद हो जाता है एकदम, जो डार्क नीला से लाइट स्काई हो जाता है। तो हम लोग को पता चलता है कि अच्छा सूर्य निकल गया है। तो इससे पता चलता है कि उषा का बेला का जादू खत्म हो गया। ओके, यानी उषा का जो भी अपना रंग बिखेरने का शोभा था वो खत्म हो गया, वो नष्ट हो गया। यहाँ पर यही दर्शाना चाह रहे हैं कवि। ओके, तो आप आशा करता हूँ कि आपको इसका भावार्थ समझ में आया है। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। और आपको फ्री में एकदम मुफ्त पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर आपको हर चीज़ का पीडीएफ एकदम मुफ्त एकदम फ्री मिलेगा। रीडेबल स्टडी पॉइंट सर्च कीजिए टेलीग्राम पर और आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। ओके, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, और जो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, तो आज भर के इतना ही। गुड बाय, जय हिंद।